कहानी है एक ऐसे शहर की जिसके चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही पहाड़ हैं और यहाँ के लोग बहुत आम सी जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ तक कि उनके पास बिजली भी नहीं है। यहाँ के लोगों को लगता है कि पहाड़ की दूसरी तरफ जाकर वो लोग तरक्की कर सकते हैं, लेकिन आज तक पहाड़ के उस पार कोई भी नहीं जा पाया। लेकिन यहाँ एक आदमी ने जब उनके शहर की बहुत सी मुश्किलें हल की तो शहर के लोगों को लगने लगा यही आदमी इन पहाड़ों के दूसरी तरफ जाकर उनकी जिंदगी बेहतर बना सकता है। वो इस आदमी को अपना हीरो समझने लगे और वो आदमी भी इन सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी एक टीम बनाकर पहाड़ों को पार करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ग्लेड के साथ साथ उसका एक बेटा है सर्चर और साथ ही कुछ और साथी। वो लोग पहाड़ को पार करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसका बेटा ये काम नहीं करना चाहता। अब रास्ते में उनके सामने आ जाता है एक गार जिसको पार करने के बाद ही वो आगे बढ़ सकते थे। ये गार अजीब था। यहाँ जैसे ही कोई आदमी जाकर बोलता है तो ऊपर से एक नोकीली चट्टान उसके ऊपर गिरती है। ये देखकर सारे ही घबरा जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जिस इंसान के ऊपर वो चट्टान गिरी थी वो अभी तक जिंदा था। सब लोग डर रहे थे। तभी ग्लेड कहता है कि ये सिर्फ उस आदमी के शोर मचाने की वजह से हुआ है, हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। सभी उसकी बात मानकर आगे बढ़ रहे थे। तभी सर्चर को एक पौधा नजर आता है। ये पौधा बिजली से बना हुआ था और जैसे इस पौधे को हाथ लगाता है तो उसे जोरदार करंट लगता है। ऐसे में उसका चिल्लाना तो बनता था। शोर की वजह से वहां की सारी चट्टानें टूटने लगी थी और वो लोग बहुत मुश्किलों से भागते भागते उस गार से बाहर निकले थे। गार से निकलने के बाद उन्हें लग रहा था कि बस अब उनकी मंजिल करीब है, वो लोग पहाड़ों को पार करने ही वाले हैं। लेकिन ग्लेड का बेटा सर्चर उसे कहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। ऐसे ही उसके सारे साथी भी आगे बढ़ने से मना कर देते हैं और फैसला करते हैं कि उन्होंने अभी जो पौधा देखा था उस पौधे को ही लेकर अपने शहर चले जाएंगे। उन्हें बिजली का तो नहीं पता था, लेकिन हाँ ये पता था कि इस पौधे में ताकत थी और इस ताकत का इस्तेमाल करके वो लोग अपने शहर को तरक्की दे सकते थे। ग्लेड मना करता है, लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वो अकेले ही पहाड़ों को पार करने का फैसला करता है और बाकी सब लोग ये अजीबोगरीब पौधे लेकर चले जाते हैं वापस अपने शहर में। सीन कट होकर 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सर्चर ने अपने शहर में बहुत सारे वो पौधे लगा लिए हैं। वो उनके फलों को बेचकर पैसे कमाता है, जबकि शहर के लोग उन फलों से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उनका शहर बहुत ज्यादा तरक्की कर गया था। इसीलिए ग्लेड और उसके बेटे सर्चर के स्टैचू भी शहर के दरमियान में लगाए गए थे। दिखाया जा रहा था सर्चर की फैमिली को, जिसमें उसका एक बेटा भी था जो कि अपने डैड की तरह एक फार्मर यानी किसान नहीं बनना चाहता था। वो तो अपने दादा की तरह पूरी दुनिया घूमना चाहता था। लेकिन ये बात सर्चर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन जब सर्चर के घर पर सभी लोग काम कर रहे थे तो वहाँ बहुत ज्यादा जलजला आने लगता है, जमीन हिलने लगती है और बाहर जाने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई शिप आकर रुकी है। उसके अंदर से निकलती है एक और जो कि सर्चर से ही मिलने आई थी। वो सर्चर को दिखाती है कि जो पौधे और फल वो उगाता है उन पौधों में कोई बीमारी आने लगी है, जिसकी वजह से वो पौधे और पैदा नहीं हो रहे और सड़ते जा रहे हैं। इस सब के इलाज के लिए वो सर्चर को अपने साथ चलने को कहती है। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, अगर ये पौधे जल जाते तो उसे पैसे भी ना मिलते और उसका शहर भी आगे ना बढ़ पाता। खैर ऐसे सर्चर उसके साथ जाने लगता है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि सर्चर का बेटा भी छुपकर उसकी शिप में आ गया था। सर्चर उसे देखकर काफी गुस्सा होता है और तभी उसकी वाइफ भी अपनी एक अजीब से स्कूटर के जरिए यहाँ पर पहुँच जाती है। वो लड़की अब सर्चर को और उसकी फैमिली को उस जगह पर ले आई थी जहाँ उन्हें सबसे पहले पौधे खराब दिखे थे। उनको लगता था कि शायद यहाँ नीचे कोई ऐसी क्रिएचर रहती है जो कि इन पौधों की जड़ों से ही सारी इलेक्ट्रिसिटी यानी सारी एनर्जी अपने अंदर ले लेती है और इस तरह फलों में कोई एनर्जी नहीं आती। वो लोग यही बातें कर रहे थे कि अजीबोगरीब पिंक कलर के बैट्स यानी चिमगादड़ों ने उन पर हमला कर दिया था। एक चिमगादड़ ने तो उनके शिप के पायलट को भी मार गिराया था। अब शिप सारी की सारी उन बड़े बड़े बैट्स यानी चिमगादड़ों के कंट्रोल में थी, जो कि शिप को बहुत जल्दी नीचे की तरफ ले आए थे। यहाँ पे सर्चर की वाइफ हिम्मत दिखाती है और शिप के अंदर जाकर शिप को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। अचानक उन लोगों के सामने एक अजीबोगरीब फोम की दीवार आ चुकी थी, जिसके फटते ही वो
एक नई दुनिया में आ गए थे। ये बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई समुद्र की दुनिया, लेकिन यहाँ पानी नहीं था। यहाँ बहुत से उड़ने वाले परिंदे थे, चलने वाले अजीबोगरीब जानवर थे और दुनिया जैसे पिंक कलर की थी। सर्चर जो कि शिप के बाहर की तरफ खड़ा था, वो रास्ते में ही कहीं गिर चुका था, जबकि काफी आगे जाने पर सर्चर की वाइफ ने किसी तरह शिप को रोक लिया था। लेकिन इस वक्त तक वो सर्चर से काफी दूर आ चुके थे। सर्चर का बेटा अपने डैड को ढूंढना चाहता था, लेकिन कोई उसकी मदद करने को जब नहीं मानता तो वो अपनी मॉम का स्कूटर लेकर निकल जाता है। यहाँ सर्चर जो अकेला खड़ा था तो ब्लू कलर का अजीबोगरीब जानवर उससे उसका स्कार्फ लेकर भाग जाता है और जब उस जानवर का पीछा करता है तो उस जानवर ने बॉल की तरह के बड़े से क्रिएचर से सर्चर पर हमला करवा दिया था। ये बड़ी सी क्रिएचर सर्चर को मार नहीं देती, लेकिन तभी यहाँ कोई उसकी मदद के लिए आता है और अपनी फायर गन से उस क्रिएचर को मार देता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सर्चर के डैड ग्लेडी थे, जिन्हें हमने मूवी के बिल्कुल स्टार्ट में देखा था। और वो दोनों बाप बेटा 25 साल बाद एक दूसरे को मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दिखाया जाता है अब सर्चर के बेटे को, जो कि उसे ढूंढते हुए काफी थक चुका था। तो जैसे ही आराम करने के लिए अपने स्कूटर को कहीं खड़ा करता है तो जमीन हिलने लगती है। पता चलता है कि वो जमीन पर नहीं, एक अजीब से जानवर पर खड़ा था, जिसने उस लड़की को नीचे गिरा दिया था और उसका स्कूटर लेकर वो भाग चुका था। तब यहाँ उससे वही ब्लू कलर का जानवर मिलता है, जिसने उसके डैड का स्कार्फ चुराया था। वो उस जानवर से मदद मांगता है अपने डैड को ढूंढने के लिए, जबकि दूसरी तरफ गेट को भी शक होता है कि यहाँ हो ना हो कोई और तो है, क्योंकि उन्हें जमीन पर एक बैज मिला था। ये बैज सर्चर के बेटे का ही था। इससे उनको पता चलता है कि सर्चर का बेटा भी यही नहीं है और वो लोग एक मॉन्स्टर में बैठकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सर्चर का बेटा वो बहुत खतरे में था, क्योंकि पहले दिखाए जाने वाले गोल गोल बड़े बड़े क्रिएचर जिनके बहुत ज्यादा टेंटिकल थे, यानी बहुत ज्यादा हाथ थे, वो सारे के सारे सर्चर के बेटे पर हमला करने के लिए तैयार थे। और यहाँ उसकी जान बचाने के लिए उसके दादा यानी ग्लेड पहुंच जाते हैं, जो अपनी गन से आग निकालते हुए उन सभी क्रिएचर को वहां से दूर कर रहे थे। लेकिन कितना भी लड़ते वो क्रिएचर्स तो बहुत ही ज्यादा थे। तभी सर्चर के डैड उसे और उसके बेटे को लेकर अजीब से बर्ड्स के ऊपर कूद जाते हैं। वो बर्ड्स उन्हें उड़ाते हुए कहीं और ले जा रहे थे, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था। उनके पीछे वो बड़े बड़े क्रिएचर्स अभी भी लगे हुए थे और तभी सर्चर की वाइफ उन सबको अपने स्कूटर पर यहाँ बचाने आ जाती है और बड़े बड़े क्रिएचर्स को अपने आप से दूर करने के लिए सर्चर का बेटा उन फलों को इस्तेमाल करता है, जिन फलों में से इलेक्ट्रिसिटी निकलती थी, और करंट देकर उन सभी क्रिएचर्स को अपने आप से दूर कर देता है। सभी लोग अब वापस आ जाते हैं अपने शिप पर, जहाँ सारे लोग ग्लेड से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ अब वो लड़की सबको बताती है कि हमें उस क्रिएचर तक जाना होगा जिस पर हमें शक है कि वो हमारे पौधों की जड़ों से सारी एनर्जी अपने अंदर ले रही है। आगे बढ़ते बढ़ते ग्लेड अपने पोते को सिखा रहा था अपनी गन चलाना, लेकिन सर्चर को ये पसंद नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी उसके डैड की तरह बने और उसे छोड़ जाए। खैर उन लोगों का मेन मकसद तो अपनी मंजिल तक पहुंचना था और रास्ते में उनके सामने आ जाती है एक ऐसी जगह जहां ऊपर से ग्रीन कलर का एसिड गिर रहा था। अगर उसके अंदर ये लोग अपनी शिप ले जाते तो उनकी शिप जल जाती, साथ ही वो लोग भी। तभी वो ब्लू कलर का जानवर जिससे सर्चर के बेटे ने दोस्ती कर ली थी, वो उस एसिड में रहने वाले क्रिएचर से बात करता है, जो क्रिएचर्स उन्हें इस एसिड से निकाल कर दूसरी जगह ले जाती है। लेकिन इतनी आसानी से तो खतरे खत्म नहीं हो सकते थे। यहाँ उनके ऊपर दोबारा वो पिंक कलर की चिमकाते यानी बैट्स, जिन्हें हमने पहले भी देखा था, वो हमला करना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्हें पता चलता है कि ये सारी की सारी बैट्स उनकी शिप पर हमला नहीं कर रही, बल्कि वो तो आगे जा रही है। अब उन लोगों ने ये देख लिया था कि ये पिंक कलर की क्रिएचर्स ही उनके पौधों की जड़ों से एनर्जी ले रही थी और उनके पौधों की जड़ों को खराब कर रही थी। अब उन लोगों को लग रहा था कि इन सारी क्रिएचर्स को मारकर वो अपने पौधों को ठीक कर सकते हैं। वो लोग अब अपने बिजली वाले फलों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपने गन्स में डालकर इन अजीब सी चिमगादड़ों पर हमला करते हैं ताकि ये सारे जानवर मर जाएं और उनके पौधे कोई भी खराब ना करे। लेकिन वो ब्लू कलर का जानवर जो कि सर्चर के बेटे का दोस्त बन गया था, वो सर्चर को ये सब करने से रोक रहा था। यहाँ सर्चर जब अपने बेटे को अपनी मदद करने को कहता है तो वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं आपके पौधों को बचाने के लिए मासूम जानवरों को नहीं मार सकता। ये सुनते ही उन लोगों के दरमियान में बहस हो जाती है कि क्या किसान यानी फार्मर्स अच्छे होते हैं या वो लोग जो नई नई चीजें ढूंढते हैं, जो नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। सर्चर का बेटा जब अपने
डैड से बातों में नहीं जीत पाता तो वो खामोशी से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। सर्चर को डर लगता है कि कहीं उसका बेटा भी उसे उसके डैड की तरह छोड़ न जाए, इसीलिए वो अपने एक अजीब से स्कूटर को लेकर अपने बेटे को मनाने आता है। वो दोनों उस पर बैठकर बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर लेते हैं, उन्हीं पहाड़ों को पार कर लेते हैं जिन पहाड़ों को हमेशा से शहर के लोग पार करना चाहते थे। ये सब करने के बाद उन्हें खुशी नहीं बल्कि हैरानी हो रही थी, ये देखकर कि इस पहाड़ के पार उन्हें बहुत बड़ी सी आंख नजर आ रही थी। इस आंख का मतलब था कि ये बहुत बड़ा सा जानवर है और हमने जितनी भी दुनिया अभी देखी थी वो उस जानवर के अंदर की बॉडी थी। जिस ग्रीन कलर के लिक्विड को ही एसिड की नदी समझ रहे थे वो एसिड की भी नदी नहीं थी, वो बल्कि उस जानवर का पेट था। जितने भी जानवरों को सर्चर समेत सभी लोगों ने देखा था वो भी कोई जानवर या क्रिएचर्स नहीं थे, वो तो इस बड़े से जानवर की बॉडी के सेल्स थे। वो लोग ये बात भी जान पाते हैं कि जिस जगह को वो लोग अपने पौधे का दिल समझ रहे हैं, अपने पौधे की जड़ समझ रहे हैं, वो असल में उनके पौधे की जड़ नहीं है, किसी बहुत बड़े जानवर का दिल है जिसे ये करंट देने वाला पौधा मार रहा है। अब इतने बड़े जानवर की जान बचाने के लिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी मॉन्स्टर को नहीं मारेंगे, यानी उसके जिस्म के किसी सेल को नहीं मारेंगे, बल्कि वो अपने पौधों को ही खत्म कर देंगे। इस चीज में सारे ही सर्चर का साथ दे रहे थे जो पहुंच चुका था उस बड़े से जानवर के दिल के पास जिसके इर्द गिर्द उसके पौधों की जड़ों ने जाल बनाया हुआ था। इसी वजह से उस जानवर का दिल सही तरह से काम नहीं कर पा रहा था। वो उस पौधे की जड़ों को काटने लगता है, हालांकि इस काम में उसे बहुत बार करंट लगता है लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। जैसे ही सर्चर और उसके डैड पौधे की जड़ों को काटते हैं तो बड़े से जानवर के सारे सेल्स बाकी जड़ों को खुद ब खुद खा लेते हैं। जैसे ही उस बड़े से जानवर का दिल उन जड़ों से आजाद होता है तो वो दोबारा धड़कना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो रहे थे। वो जानवर अब ठीक हो चुका था, सारे खुश हो जाते हैं और उस जानवर के अंदर से अपनी शिप को लेकर बाहर आ जाते हैं। अब ग्लेड का यानी सर्चर के डैड का भी उस पहाड़ी को पार करने का सपना पूरा हो चुका था, जिन्होंने देख लिया था कि इस पहाड़ी के पार और कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के। असल में वो लोग एक बहुत बड़े टर्टल के ऊपर जिंदगी गुजार रहे थे, एक बहुत बड़े कछुए के ऊपर जिंदगी गुजार रहे थे। उनका जो शहर था वो कछुए की पीठ पर था जिसके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी। वो लोग अब दोबारा अपने उसी शहर में आ गए थे जहाँ अब सर्चर के साथ उसके डैड और उसका बेटा भी रहता था। सभी मिलकर किसान की तरह काम करते थे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे, जिसके साथ ही कहानी ही खत्म हो जाती है।